Hello everyone, I am Dr. Shamini Srivastav, Assistant Professor and Head, Department of Psychology, Feroz Gandhi College, Raebareli. Today we will going to study about the operant conditioning. ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी है वो बीएफ स्किनर ने प्रपोज की थी। जब थॉर्नडाइक ने अपनी ट्रायल एंड एरर थ्योरी दी थी तो उसी से प्रभावित होकर या इन्फ्लुएंस होकर इन्होंने अपनी थ्योरी प्रपोज की। लेकिन जो थॉर्नडाइक की थ्योरी में SR अप्रोच था, यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स अप्रोच, मतलब कि जब हम कोई स्टिमुलस देखते थे और उसके बाद हम रिस्पॉन्स करते हैं, अनुक्रिया करते हैं, और वो अगर अनुक्रिया सही हो जाती है या वो रिस्पॉन्स सही होता है तो हम स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक एसोसिएशन बना लेते हैं। उसको इन्होंने अपोज किया उसका और कहा कि ऑपरेंट कंडीशनिंग जो होती है वो SR अप्रोच नहीं होती है बल्कि RS अप्रोच होती है। यानी कि जब हम कोई रिस्पॉन्स करते हैं और उस रिस्पॉन्स के करने के बाद स्टिमुलस हमें कैसा मिलता है, अगर हमें पॉजिटिव स्टिमुलस मिलता है रिस्पॉन्स करने के बाद तो फ्यूचर में हमारे उस बिहेवियर के होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, और अगर हमें बिहेवियर करने के बाद निगेटिव स्टिमुलस मिलता है तो फ्यूचर में उस बिहेवियर के होने की प्रोबेबिलिटी घट जाती है। इसीलिए इसे RS अप्रोच बोलेंगे, न कि SR अप्रोच। ऑपरेंट कंडीशनिंग को डिफाइन करते हुए कहा गया है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग इज ए फॉर्म ऑफ लर्निंग इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियरल रिस्पॉन्स इज चेंज्ड बाय इट्स कंसिक्वेंसेज, दैट इज बाय द स्टिमुलाई दैट फॉलोज द रिस्पॉन्स। इन्होंने कहा है, ऑपरेंट कंडीशनिंग में कहा गया है कि ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग का वो फॉर्म है जिसमें कि बिहेवियर जो है या रिस्पॉन्स जो है उसके चेंज होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इसके कंसिक्वेंसेस पे डिपेंड करती है या इसके परिणाम पे डिपेंड करती है। मतलब जो हमारा बिहेवियर है, जो व्यवहार है, जो हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अनुक्रिया कर रहे हैं, उस अनुक्रिया में चेंज या हमारे बिहेवियर में जो चेंज होता है वो इसके परिणाम के स्वरूप होता है। और परिणाम जो होता है या कंसिक्वेंसेज क्या होते हैं, वो एक तरह के स्टिमुलस होते हैं जो कि रिस्पॉन्स को फॉलो करते हैं। इसीलिए हम इसे RS थ्योरी कहते हैं कि हमने जो रिस्पॉन्स किया, रिस्पॉन्स के बाद स्टिमुलस जो आया उसी से हमारे बिहेवियर में चेंज होता है। और ऑपरेंट क्या होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में? एन ऑपरेंट इज एन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर दैट एन ऑर्गेनिज्म यूज टू ऑपरेट इन इट्स एनवायरनमेंट। ऑपरेंट जो है वो एक तरह का ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है जो कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने इन्वायरमेंट पे ऑपरेट करता है या उत्सर्जित करता है। यहाँ भी वही बात कही गई कि ऑपरेंट कंडीशनिंग इज अ टाइप ऑफ लर्निंग इन विच बिहेवियर इज स्ट्रेंथेंड इफ फॉलोड बाय रीइंफोर्समेंट एंड डिमिनिश्ड इफ फॉलोड बाय पनिशमेंट। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो एक टाइप ऑफ लर्निंग है जिसमें कि हमारा जो बिहेवियर है, अगर हम बिहेवियर करने के बाद रिस्पॉन्स मिलता है हमें, या बिहेवियर करने के बाद रीइंफोर्समेंट मिलता है, तो रीइंफोर्समेंट की वजह से हमारा जो बिहेवियर है वो स्ट्रेंथन होता है। और अगर बिहेवियर करने के बाद पनिशमेंट मिलता है तो पनिशमेंट की वजह से वो बिहेवियर वीक होता है और फ्यूचर में होने की उसकी टेंडेंसी कम हो जाती है। स्किनर थ्योरी, इस थ्योरी में भी SR अप्रोच है, बस इसको उलट दिया गया कि ये RS अप्रोच है। स्किनर हाईली फोकस्ड ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर्स, देयरफॉर दिस थ्योरी इज कॉल्ड एम्प्टी ऑर्गेनिज्म अप्रोच। स्किनर ने एक बात कही थी कि जब हम इन्वायरमेंट में कोई स्टिमुलस देखते हैं तो उस स्टिमुलस के बाद हम रिस्पॉन्स करते हैं, रिस्पॉन्स के बाद उसके परिणाम क्या आते हैं, उसी के फलस्वरूप हमारे बिहेवियर में चेंज होता है। और इंडिविजुअल अपने आप से सोच समझ के कोई रिस्पॉन्स नहीं करता है, उसने स्टिमुलस देखा और रिस्पॉन्स किया। तो इनके अकॉर्डिंग SR थ्योरी है और इन्होंने बीच में O को रिमूव कर दिया है या ऑर्गेनिज्म के रोल को नहीं बताया है। इसीलिए इनकी थ्योरी को एम्प्टी ऑर्गेनिज्म अप्रोच कहा जाता है कि इंडिविजुअल इसमें अपने एफर्ट नहीं लगा रहा है, वो बस स्टिमुलस देखता है और रिस्पॉन्स करता है। दिस थ्योरी फोकस्ड ऑन द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन मेजरेबल बिहेवियर एंड स्टिमुलस। स्किनर थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग अप्रोच। स्किनर की थ्योरी में कुछ अप्रोच दिए गए हैं। फर्स्ट एक कहा गया है कि रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स होता है और ऑपरेंट रिस्पॉन्स होता है। दो तरह के रिस्पॉन्स पाए जाते हैं, एक होता है रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स और एक होता है ऑपरेंट रिस्पॉन्स। रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स जो होता है वो किसी
नॉन स्टिमुलस के द्वारा होता है। अकर ड्यू टू नॉन स्टिमुलस मतलब रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स होता है, उसमें हमें स्टिमुलस पता होता है कि जो हमारा व्यवहार है वो इसी उद्दीपक को या उसी स्टिमुलस को देखने के बाद हो रहा है। बिहेवियर इज ऑटोमेटिक एंड इनवॉलंटरी। जो हमारा बिहेवियर होता है या ऑर्गेनिज्म का जो बिहेवियर होता है वो ऑटोमेटिक होता है, इनवॉलंटरी होता है। ऑटोमेटिक या इनवॉलंटरी का मतलब है कि अनैच्छिक, जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे पैवलोवियन कंडीशनिंग की, तो उसे हम बोलते हैं रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स, जो उस डॉग के द्वारा किया जा रहा था। जैसे डॉग फूड देखता था, फूड देखने के बाद तुरंत ही सलाइवा का सिक्रीशन होता था, तो सलाइवा का सिक्रीशन होना एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स था या इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स था, और उसमें स्टिमुलस भी नोन था कि वो फूड देखने के बाद ही सलाइवा का सिक्रीशन हुआ है, इसलिए उसे हम रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स कहते हैं। और दूसरी बात की गई है ऑपरेंट रिस्पॉन्स की। ऑपरेंट रिस्पॉन्स में क्या होता है कि स्टिमुलस इज नॉट नोन, रिस्पॉन्स इज ओमिटेड। जो हमारा बिहेवियर होता है, बिहेवियर किस वजह से हो रहा है, उस बिहेवियर का कोई नॉन स्टिमुलस नहीं होता है। जैसे इनका जो एक्सपेरिमेंट है रैट के ऊपर, रैट को इन्होंने केज के अंदर बंद किया है, केज में एक लीवर है, जब रैट उस लीवर को प्रेस करता है तो उसके पास फूड आ जाता है। तो लीवर प्रेस करने के पीछे स्टिमुलस क्या है ये नोन नहीं होता है, लेकिन लीवर प्रेस करने के बाद उसे फूड मिलता है, तो फूड की वजह से उस लीवर प्रेस करने का जो स्ट्रेंथ होता है वो बढ़ जाता है। और ऑपरेंट रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्स को ओमिट किया जाता है, उत्सर्जित किया जाता है, यानी कि ऑर्गेनिज्म अपना व्यवहार करता है, एनवायरनमेंट पे उसको आरोपित करता है। दूसरा इसमें कॉन्सेप्ट आता है टाइप एस कंडीशनिंग एंड टाइप आर कंडीशनिंग। टाइप एस कंडीशनिंग को डिफाइन किया गया है कि जब हम स्टिमुलस और स्टिमुलस के बीच में एसोसिएशन बनाना सीखते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टाइप एस कंडीशनिंग, जो कि क्लासिकल कंडीशनिंग में होता है जब ऑर्गेनिज्म स्टिमुलस और स्टिमुलस के बीच में एसोसिएशन बनाता है। जैसे कि अगर हम उस एक्सपेरिमेंट की बात करें, उसमें जो डॉग होता है वो बेल और फूड के बीच में एसोसिएशन बना लेता है कि बेल बजी है तो फूड आएगा। तो दोनों के स्टिमुलस और स्टिमुलस के बीच में ये कनेक्शन बनाना सीखता है। और एक होता है टाइप आर कंडीशनिंग, जिसमें ये होता है कि रिस्पॉन्स करने के बाद हमें कंसिक्वेंसेस क्या मिल रहे हैं। रिस्पॉन्स करने के बाद अगर हमें पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस मिलते हैं तो फ्यूचर में उस बिहेवियर होने की जो स्ट्रेंथ है, प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। और अगर हमें नेगेटिव कंसिक्वेंसेस मिलते हैं तो फ्यूचर में उस बिहेवियर के होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। यहाँ पे एक डिफ्रेंशिएशन है क्लासिकल वर्सेस ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। तो जैसा कि इसमें बताया गया कि क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग दोनों में हम कुछ कॉन्सेप्ट जो होते हैं कॉमन होते हैं, जैसे कि एक्विजिशन, डिस्क्रिमिनेशन, स्टिमुलस रिस्पॉन्स, जनरलाइजेशन एंड एक्सटेंशन। These are the common concept between both the theories of learning। लेकिन दोनों में एक डिफ्रेंसिएशन कहाँ होता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग इज़ ऑटोमेटिक, वो ऑटोमेटिक होता है, वहाँ पे जो रिस्पॉन्स होता है वो इनवॉलंटरी होता है, उसके कंट्रोल के अंदर नहीं होता है। जैसे फूड देखता है तो सलाइवा का सिक्रेशन उसके कंट्रोल में नहीं होता है, इसीलिए उसे हम रिस्पोंडेंट बिहेवियर कहते हैं। डॉग ऑटोमेटिकली सलाइवेट ओवर मीट, देन बेल, नो थिंकिंग इन्वॉल्व। ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि पहले उसे फूड दिया गया, फूड पे सलाइवा का सिक्रेशन हुआ, बेल प्लस फूड दिया गया, उसके बाद से बेल बजाएगी तो सलाइवा का सिक्रेशन होता है। ऑपरेंट कंडीशनिंग इन्वॉल्व्स बिहेवियर वेयर वन कैन इन्फ्लुएंस देयर एनवायरनमेंट एंड बिहेवियर्स विच हैव कंसिक्वेंसेस। ऑपरेंट कंडीशनिंग में ये होता है कि जो हम बिहेवियर करते हैं, उस बिहेवियर के बाद कंसिक्वेंसेस क्या आए उसके बेसिस पे बिहेवियर में चेंज होता है, जो आपको अभी पहले बता दिया। क्लासिकल कंडीशनिंग में ऑर्गेनिज्म दो स्टिमुलस या दो इवेंट के बीच में एसोसिएशन बनाना सीखता है जिस पर कि उसका कंट्रोल नहीं होता। ऑपरेंट कंडीशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म लर्निंग एसोसिएशन बिटवीन द बिहेवियर एंड रिजल्टिंग इवेंट्स। ऑपरेंट कंडीशनिंग में बिहेवियर और उसका फ्यूचर में इवेंट क्या होने वाला है, उसके कंसिक्वेंसेज या उसका परिणाम क्या आने वाला है, उसके बारे में एसोसिएशन बनाता है। अब जब हम ऑपरेंट कंडीशनिंग में बार बार बात कर रहे हैं कि बिहेवियर करने के बाद हमें परिणाम क्या मिले, हमें कंसिक्वेंसेज क्या मिले, या बिहेवियर करने के बाद, ये बोला गया ना कि आरएस थियरी है, तो जो हमने रिस्पॉन्स किया उसके बाद हमें स्टिमुलस क्या मिला, हम उसके बारे में बात करेंगे। वो
वहाँ पे रीइंफोर्समेंट भी हो सकता है, पनिशमेंट भी हो सकता है। तो रीइंफोर्समेंट यानी कि जब बिहेवियर करने के बाद हमें कुछ पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस मिलते हैं, पॉजिटिव चीज़ जुड़ती है, पॉजिटिव स्टिमुलस आता है जो बिहेवियर को हमारे स्ट्रेंथ करता है, दैट इज़ रीइंफोर्समेंट। और जो हमारे बिहेवियर को वीक करता है, दैट इज़ पनिशमेंट। तो रीइंफोर्सर उसको डिफाइन किया गया है कि एक ऐसा इवेंट या एक ऐसा स्टिमुलस जो हमारे बिहेवियर को जब फॉलो करता है तो हमारे बिहेवियर को स्ट्रेंथन करता है या मजबूत करता है। तो रीइंफोर्समेंट को डिफाइन किया गया है कि रीइंफोर्सर इज ए कंडीशन in which the presentation or removal of a stimulus that occurs after a response strengthen that response or make it more likely to happen again in future। रीइंफोर्समेंट या रीइंफोर्सर एक ऐसी कंडीशन होती है या फिर एक ऐसा स्टिमुलस होता है जिसके प्रेजेंटेशन और रिमूवल दोनों चीज़ आती है। रीइंफोर्समेंट में उसके प्रेजेंटेशन या रिमूवल की वजह से जो हमारा बिहेवियर है वो बिहेवियर स्ट्रेंथन हो जाता है, उस बिहेवियर के फ्यूचर में होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक, दो तरह के रीइंफोर्समेंट होते हैं, एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होता है और एक नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो होता है वो है ए स्टिमुलस प्रेजेंटेड आफ्टर ए रिस्पॉन्स दैट इंक्रीजेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रिस्पॉन्स हैपनिंग अगेन। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एक ऐसा स्टिमुलस होता है जिसको हम अगर रिस्पॉन्स के बाद प्रेजेंट करते हैं तो उससे वो रिस्पॉन्स होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो फ्यूचर में बढ़ जाती है। जैसा कि है कि गेटिंग पेड फॉर गुड ग्रेड्स और गेनिंग प्रिविलेज एट होम और फॉर गुड बिहेवियर। जैसे कि आप अगर आपने क्लास में गुड ग्रेड लेके आए, अच्छे मार्क्स लेके आए, तो उसके लिए आप उसको कुछ अगर उसको प्रेज दिया गया या कुछ इनाम दिया गया तो उसकी वजह से फिर फ्यूचर में वो गुड ग्रेड लाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। या फिर कह लीजिए कि अगर दूसरा जो एग्जांपल है कि अच्छे व्यवहार पे अगर कोई बच्चा घर में अच्छा बिहेव करता है तो उस अच्छे बिहेवियर के लिए उसके कुछ प्रिविलेज मिलता है या उसका तारीफ़ किया जाता है या उसे कुछ इनाम में दिया जाता है, तो बच्चा क्या करेगा, फ्यूचर में अपने उस अच्छे बिहेवियर को कंटिन्यू करेगा, फ्यूचर में उस अच्छे बिहेवियर के होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे कि रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का एक और मतलब होता है कि गेनिंग समथिंग। जब हम पॉजिटिव की बात करेंगे इसका मतलब है कि हमने जो रिस्पॉन्स किया है उस रिस्पॉन्स के बाद हमें कुछ मिले। जैसे कि अगर हमें भूख लगी है तो हमें अगर खाना मिलता है, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। देन जो दूसरा रीइंफोर्समेंट है दैट इज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। मतलब है कि द रिमूवल ऑफ एन अनप्लीजेंट और एवर्स stimulus that increases the probability of that response happening again। जो हमने बिहेवियर किया है उस बिहेवियर के बाद से अगर रिमूवल ऑफ एन अनप्लीजेंट, उस बिहेवियर की वजह से जो हमारे सामने अनप्लीजेंट या एवर्जिव स्टिमुलस आया हुआ है उसकी हमने जो रिमूवल जो हमारे सामने अनप्लीजेंट या एवर्जिव स्टिमुलस आया है उसको अगर हम हटा देते हैं तो फ्यूचर में उस बिहेवियर के होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब कि निगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम कहेंगे कि पर्सन अगर निगेटिव सिचुएशन में है तो निगेटिव रीइंफोर्समेंट वो रीइंफोर्समेंट होता है कि पर्सन को उस निगेटिव सिचुएशन से एवॉइड और एस्केप करने में हेल्प करता है। अगर जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल है यहाँ, टेकिंग एडविल टू गेट रिड ऑफ हेडेक हो रहा है, हमें सिर दर्द हो रहा है, तो सिर दर्द दैट इज़ अ निगेटिव सिचुएशन। तो उस निगेटिव सिचुएशन में अगर हमने पेन किलर लिया, कोई मेडिसिन लिए, उस मेडिसिन की वजह से हमारा वो दर्द चला जाता है, तो फ्यूचर में जब भी हमें हेडेक होगा तो हम वो मेडिसिन लेंगे ताकि हम उस निगेटिव सिचुएशन से बाहर आ सकें। वो मेडिसिन लेने की वजह से ऑर्गेनिज्म क्या हुआ कि जो निगेटिव सिचुएशन में पड़ा है उस निगेटिव सिचुएशन से उसको एस्केप और अवॉइड करने में आसानी हो जाती है। तो निगेटिव रीइंफोर्समेंट में ये होता है कि ऐसा बिहेवियर जो पर्सन को उस निगेटिव सिचुएशन से अवॉइड और एस्केप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट एग्जांपल से भी समझ सकते हैं, पुटिंग ऑन ए सीट बेल्ट टू मेक एन एनोइंग सीट बेल्ट बजर स्टॉप। अगर आपने ड्राइविंग के समय आप अगर गाड़ी में हैं, आप हैं जर्नी कर रहे हैं और आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है और सडनली आपको ऐसा जर्क लगता है, कैसा बैरियर आता है इस पर आपको ज़्यादा जर्क लगता है, तो आप सीट बेल्ट पहनना शुरू कर देंगे ताकि आप उस जर्क से बच सकें फ्यूचर। यानी कि सीट बेल्ट पहनना आपको जर्क लगने वाली निगेटिव सिचुएशन से बचा लेता है,
तो फ्यूचर में आपके सीट बेल्ट पहनने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, और सीट बेल्ट ही है जो आपको उस निगेटिव सिचुएशन से अवॉइड और एस्केप करने में हेल्प करेगा। एक क्या आपके लिए नोट है या एक समझने के लिए चीज़ है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रीइंफोर्सर्स और पनिशर्स, द वर्ड पॉजिटिव मीन ऐड और अप्लाई, निगेटिव इज़ यूज टू मीन सब्सट्रैक्ट और रिमूव। जब हम रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट दोनों की बात करते हैं, जो स्टिमुलस हमें रिस्पॉन्स के बाद मिलता है, दैट में बी रीइंफोर्समेंट, दैट में बी पनिशमेंट। तो रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट में जब हम पॉजिटिव और निगेटिव की बात करते हैं, तो पॉजिटिव का मतलब हमेशा होता है कि एडिंग समथिंग, हमारे पास वो चीज़ नहीं है बट वी गेन दैट। जैसे हम भूखे हैं, हमें खाना मिला, हमारे पास खाना नहीं था, हमें खाना मिला, दैट इज एडिंग समथिंग। और निगेटिव मीन्स रिमूवल, जैसे कि हमारे पास हमें हेडेक हो रहा था तो हमने उस हेडेक को रिमूव किया। हमें जर्क लग रहा था रास्ते में ड्राइविंग के समय, तो हमने उस जर्क वाली कंडीशन को रिमूव किया। तो पॉजिटिव मतलब जब बात करेंगे तो एडिंग समथिंग, और निगेटिव मीन्स रिमूवल ऑफ समथिंग। यही पनिशमेंट के भी कॉन्सेप्ट में होगा जो हम आगे बात करेंगे। दिस इज ऑल्सो reinforces anything that increases behavior, positive reinforcement, the addition of something pleasant, जो भी अच्छा है हमारे अगर बिहेवियर के बाद कुछ प्लीजेंट ऐड होता है, दैट इज पॉजिटिव reinforcement, और नेगेटिव reinforcement होता है द रिमूवल ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, यानी कि हमने जब बिहेवियर किया है तो उस बिहेवियर की वजह से जो अनप्लीजेंट इन्वायरमेंट था वो रिमूव हो जाए। दो टाइप बताए गए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, मतलब जो एस्केप और अवॉइडेंस, जो हमने आपको बताया कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में पर्सन जो है वो एस्केप और अवॉइड करने की उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में दो तरह की लर्निंग आती है, एस्केप लर्निंग एंड अवॉइडेंस लर्निंग। दिस इज ऑल्सो सम इमोजी जो आप देख सकते हैं, जो आपको शो कर रहे हैं कुछ एग्जाम्पल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के, जैसे सीट बेल्ट, faking sick to avoid the psychology class, having a headache and taking a aspirin. This is also, मतलब आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है व्हाट इज पॉजिटिव एंड व्हाट इज नेगेटिव, स्टडिंग फॉर ए टेस्ट, ब्रेकिंग आउट ऑफ जेल। एक फ्लो चार्ट है, इससे आप समझ सकते हैं कि रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का होता है। पॉजिटिव में रिवार्ड और नेगेटिव में रिमूवल, लेकिन रीइंफोर्समेंट हमेशा बिहेवियर को इंक्रीज करेगा, या ये चीज़ समझिए कि रीइंफोर्समेंट से चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो हर कंडीशन में हमारे बिहेवियर को स्ट्रेंथन करेगा, फ्यूचर में उसके होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ाएगा। वैसे ही पनिशमेंट जो है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, वो हमारे बिहेवियर को डिक्रीज करेगा, उसके होने की प्रोबेबिलिटी फ्यूचर में घट जाएगी। Now come on the punishment. A punishment is an adverse, disliked stimulus which occurs after a behavior and decreases the probability it will occur again. Punishment को हम बोलते हैं कि ऐसा एक एवर्जिव या अनप्लीजेंट स्टिमुलस होता है, और अगर उसको हमारे बिहेवियर के बाद दिया जाता है, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म कोई बिहेवियर कर रहा है, उस बिहेवियर के बाद उसको एक ऐसा एवर्जिव या डिसलाइक स्टिमुलस ऐड कर दिया जाता है, तो उसकी वजह से फ्यूचर में उस बिहेवियर के होने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। तो पनिशमेंट वही नेगेटिव या एवर्जिव स्टिमुलस होता है, इसको अगर हम रिस्पॉन्स के बाद ऐड कर देते हैं, या कोई पर्सन रिस्पॉन्स करता है या कोई ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करता है, उसके बाद इस अनप्लीजेंट स्टिमुलस को हम अगर ऐड कर देते हैं उसके बिहेवियर के बाद, तो फ्यूचर में वो बिहेवियर नहीं होता है, वो दब जाता है। पनिशमेंट भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट एंड undesirable event that follows a behavior like getting detention after cheating on a test, मतलब है कि इसमें भी हम कुछ अनडिज़ायरेबल स्टिमुलस ऐड कर देते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म में कोई बिहेवियर किया, उस बिहेवियर के बाद हम उसके साथ अनप्लीजेंट स्टिमुलस ऐड कर देते हैं, इसकी वजह से वो बिहेवियर रिड्यूस हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल है लाइक गेटिंग डिटेंशन आफ्टर चीटिंग ऑन ए टेस्ट, अगर कोई टेस्ट में चीटिंग करता है तो उसको डिटेंशन दे दिया जाए, या फिर अगर कोई बच्चा परेशान कर रहा है तो बच्चे को अगर हम थप्पड़ मार देते हैं, तो हमने क्या किया है कि एडिंग समथिंग निगेटिव,
इसमें क्या किया, हमने कुछ ऐड किया। नेगेटिव पनिशमेंट, when a desirable event ends or when an item is taken away after a behavior। नेगेटिव पनिशमेंट में क्या होता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म कोई बिहेवियर करता है और उस बिहेवियर के बाद उस ऑर्गेनिज्म से कोई चीज़ हटा ली जाती है, उसकी कोई फेवरेट चीज़ हटा ली जाती है, या फिर उसके पसंद की चीज़ों को, स्टिमुलस को हटा लिया जाता है, तो इससे हम निगेटिव पनिशमेंट कहते हैं। जैसे एग्जांपल है गेटिंग योर सेल फोन टेकन अवे आफ्टर फॉलिंग मल्टीपल क्लासेज ऑन योर प्रोग्रेस रिपोर्ट, फेलिंग मल्टीपल क्लासेज ऑन योर प्रोग्रेस रिपोर्ट। यानी कि अगर आप अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपके इस बिहेवियर के बाद आपका सेल फ़ोन आपसे दूर कर दिया जाए, उस सेल फ़ोन को आपसे वापस ले लिया जाए, तो ये एक तरह का निगेटिव पनिशमेंट हुआ। यानी आपके पास वो सेल फ़ोन था, उस डिज़ायरेबल ऑब्जेक्ट को आपसे रिमूव कर दिया गया, दूर कर दिया गया, दैट इज़ कॉल्ड निगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट में अगर आप सेम एग्जांपल अगर हम समझते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट मल्टीपल सब्जेक्ट में फेल हो जाता है, देन उसे पनिशमेंट दिया गया, उसे थप्पड़ मारा गया, दैट इज़ एडिंग समथिंग, दैट इज़ पॉजिटिव पनिशमेंट। और उसी एग्जांपल को समझते हैं कि अगर उसके मल्टीपल सब्जेक्ट में वो फेल हुआ है पेपर्स में, देन सेल फोन को उससे रिमूव कर लिया गया, यानी रिमूविंग समथिंग, दैट इज़ निगेटिव पनिशमेंट। हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि पनिशमेंट क्या होता है। पनिशमेंट मीन टू डिक्रीज ए बिहेवियर, ये बिहेवियर में डिक्रीज के लिए यूज़ किया जाता है। पॉजिटिव पनिशमेंट, एडिशन ऑफ समथिंग अनप्लीजेंट, जब हम कुछ अनप्लीजेंट स्टिमुलस बिहेवियर के बाद ऐड कर देते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे ने कोई शरारत की तो हम उसे अगर मारते हैं तो वो मारना हुआ, अनप्लीजेंट स्टिमुलस को ऐड करना। निगेटिव पनिशमेंट ओमिशन ट्रेनिंग में यूज़ करते हैं, रिमूवल ऑफ समथिंग प्लीजेंट, यानी कुछ डिजायरेबल चीज़ हटा लेना। जैसे आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि बच्चे ने अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट की है, उसने कुछ ऐसा बिहेवियर किया है दैट इज़ नॉट एक्सेप्टिंग, तो उसे पॉजिटिव पनिशमेंट में मारा जा सकता है। नेगेटिव पनिशमेंट में उसे अगर कार चलाना पसंद है, उसके पास कार है, तो उसके कार की चाबी उसको ना दी जाए। देन भी हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। दो तरह के रीइंफोर्समेंट की बात की गई है, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। प्राइमरी रीइंफोर्सर्स उन रीइंफोर्सर्स को कहते हैं जो कि खुद में रिवार्डिंग होते हैं, यानी खुद में वो एक रीइंफोर्समेंट की तरह होते हैं। जैसे कि फूड है, वाटर है, ये सब प्राइमरी रीइंफोर्समेंट होते हैं जिनके अर्थ खुद ही रिवार्ड के रूप में होते हैं। सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स वो होते हैं जिन्हें कि हम लर्न करते हैं कि ये हमारे लिए रीइंफोर्समेंट हो सकते हैं, बाद में हम सीखते हैं। प्राइमरी रीइंफोर्सर आप कह सकते हैं इनेट होते हैं, और सेकेंडरी रीइंफोर्सर्स जो होते हैं उनको हम लर्न करते हैं, एक्वायर्ड होते हैं। जैसे पैसे की वैल्यू क्या है, पैसा हमारे लिए रिवार्ड है कि नहीं रिवार्ड है, ये हम बाद में सीखते हैं। लेकिन फूड, वाटर, ये हमारे लिए रिवार्ड के रूप में है, ये हम पहले ही समझ जाते हैं। इसलिए प्राइमरी रीइंफोर्सर को हम कहते हैं कि एन इनेटली रीइंफोर्सिंग स्टिमुलस, मतलब इनेट होता है, इनबॉर्न होता है, उसके लिए हमें सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। और सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट को प्राइमरी रीइंफोर्समेंट के साथ जब एसोसिएट करते हैं, तब हम उसके एसोसिएशन के बाद सीखते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रीइंफोर्समेंट शेड्यूल की। रीइंफोर्समेंट शेड्यूल दो तरह का होता है। फर्स्ट वन इज कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट। कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट हम उसको कहते हैं कि जब हम डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स देते हैं या फिर जब हम एक ऐच्छिक व्यवहार करते हैं जैसा कि चाहिए था, तो हर डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स के बाद या हर इच्छित व्यवहार के बाद अगर हमें रीइंफोर्समेंट मिल रहा है तो इसको हम कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट कहते हैं। रीइंफोर्सिंग द डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स एवरी टाइम इट अकर्स, जब भी डिज़ायर्ड बिहेवियर हो, जब भी डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स हो और हर डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स के बाद हमें रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट।
कॉन्टीन्यूअस रीइंफोर्समेंट में हम लर्निंग की जो प्रोसेस होती है वो जल्दी होती है, क्योंकि जब कोई ऑर्गेनिज्म अच्छा रिस्पॉन्स दिया जो जिस डायरेक्शन में चाहिए था, तब हम उसे रीइंफोर्समेंट दे दिए, तो हर स्टेप पे जब उसको रीइंफोर्समेंट मिलता जाएगा तो वो लर्निंग उसकी फास्ट होगी। लेकिन इसमें एक्सटेंशन भी फास्ट होता है, क्योंकि अगर बार बार उसको डिज़ायरेबल बिहेवियर के बाद रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है और कुछ स्टेप में नहीं दिया गया, तो फिर उसका एक्सटेंशन भी हो जाएगा, सीखी हुई अनुक्रिया का विलोपन भी हो जाएगा। सेकेंड बात करते हैं हम पार्शियल रीइंफोर्समेंट की। रीइंफोर्सिंग ए रिस्पॉन्स ओनली पार्ट ऑफ द टाइम, मतलब कि जब भी डिज़ायरेबल बिहेवियर हो तब भी रीइंफोर्समेंट ना दे करके जब कुछ डिज़ायरेबल बिहेवियर के बाद हम रीइंफोर्समेंट देते हैं और कुछ बिहेवियर के बाद हम रीइंफोर्समेंट नहीं देते हैं, तो इसको हम पार्शियल रीइंफोर्समेंट कहते हैं। इसमें जो लर्निंग की प्रोसेस है या जो एक्विजिशन है, एसोसिएशन बिटवीन द रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, वो स्लो होता है, यानी कि लर्निंग की प्रोसेस इसमें स्लो होती है। ऑर्गेनिज्म इसमें धीमे धीमे लर्निंग सीखता है, लेकिन ग्रेटर रेजिस्टेंस टू एक्सटेंशन, इसमें एक्सटेंशन भी स्लो होता है कॉन्टीन्यूअस रीइंफोर्समेंट के कंपैरिजन में, क्योंकि इसमें हम कुछ स्टेप पे रीइंफोर्समेंट देते हैं, कुछ स्टेप पे नहीं देते हैं, तो एक्सटेंशन की प्रोसेस स्लो होगी। ये डिफरेंशिएशन है दोनों के बीच में, कॉन्टीन्यूअस वर्सेस पार्शियल रीइंफोर्समेंट। कॉन्टीन्यूअस में कहा गया कि रीइंफोर्स द बिहेवियर एवरी टाइम द बिहेवियर इज एग्जिबिटेड, जब भी बिहेवियर हो डिज़ायरेबल तब हम उसको रीइंफोर्समेंट दें। पार्शियल में क्या होता है कि रीइंफोर्समेंट जो है वो कुछ बिहेवियर के बाद दिया जाए और कुछ बिहेवियर के बाद नहीं दिया जाए। कॉन्टीन्यूअस रीइंफोर्समेंट तब ज़्यादा यूज किया जाता है, यूजुअली डन व्हेन द सब्जेक्ट इज फर्स्ट लर्निंग टू मेक द एसोसिएशन, जब ऑर्गेनिज्म या सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट टाइम लर्निंग कर रहा होता है और उसको जब एसोसिएशन बनाना होता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में, देन कॉन्टीन्यूअस रीइंफोर्समेंट का ज़्यादा यूज किया जाता है। और इसमें एक्विजिशन भी फास्ट होता है। पार्शियल रीइंफोर्समेंट में एक्विजिशन स्लो होता है, कॉन्टीन्यूअस रीइंफोर्समेंट जो है उसमें एक्सटेंशन जल्दी होता है, और पार्शियल रीइंफोर्समेंट में एक्विजिशन जो है एक्सटेंशन जो है वो स्लो होता है या रेजिस्टेंट टू एक्सटेंशन होता है। 4 तरह के पार्शियल रीइंफोर्समेंट शेड्यूल भी पाए जाते हैं, कॉन्टीन्यूअस के नहीं, पार्शियल के 4 टाइप होते हैं, जिसको हम बोलते हैं, पहले तो उसको 2 मेजर टाइप में डिवाइड किया गया है, दैट इज इंटरवल शेड्यूल एंड रेशियो शेड्यूल। इंटरवल शेड्यूल होता है कि रिवार्ड सब्जेक्ट आफ्टर ए सर्टेन टाइम इंटरवल। इंटरवल शेड्यूल उसको बोलते हैं जिसमें हम कुछ समय के बाद इंडिविजुअल को या सब्जेक्ट को रिवार्ड देते रहते हैं समय के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू टाइम, कि इतने समय के बाद हमें रीइंफोर्समेंट देना है, फिर इतने समय के बाद देना है। तो ये होता है कि जब हम टाइम को बेस बना करके रीइंफोर्समेंट देते हैं सब्जेक्ट को, दैट इज कॉल्ड इंटरवल शेड्यूल। रेशियो शेड्यूल, रिवार्ड सब्जेक्ट आफ्टर ए सर्टेन नंबर ऑफ रिस्पॉन्स, जब हम सब्जेक्ट द्वारा किए गए रिस्पॉन्स को बेस मान करके रीइंफोर्समेंट देते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड रेशियो शेड्यूल। यानी कि हमने डिसाइड कर लिया है कि सब्जेक्ट इस बार इतने रिस्पॉन्स देगा तो उसे रिस्पॉन्स के बाद ही हमें रीइंफोर्समेंट देना है, उसमें टाइम को हम काउंट नहीं करते हैं। और इंटरवल शेड्यूल में हम रिस्पॉन्स को काउंट नहीं करते हैं कि वो कितने रिस्पॉन्स किया है। तो इस इंटरवल और रेशियो शेड्यूल को जब इंक्लूड करते हैं तो 4 तरह के इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट या पार्शियल रीइंफोर्समेंट हो जाते हैं। पार्शियल रीइंफोर्समेंट को इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं। तो ये 4 तरह के हो जाते हैं, फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल, वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल, फिक्स्ड रेशियो शेड्यूल और वेरिएबल रेशियो शेड्यूल। सबसे पहले हम बात करेंगे फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल की। A schedule of reinforcement that reinforces a response only after a specified time elapsed. फिक्स्ड इंटरवल शेड्यूल हम उसमें कहते हैं कि जैसा पहले बताया कि इंटरवल शेड्यूल में हम टाइम को बेस मान करके रीइंफोर्समेंट देते हैं कि हमें समय के हिसाब से रीइंफोर्समेंट देना है, इतने समय के बाद या इतने समय के बाद वो डिसीजन लेते हैं और डिसीजन के अकॉर्डिंग हम रीइंफोर्समेंट देते हैं। तो फिक्स इंटरवल शेड्यूल में होता है कि जब हमने टाइम को बेस माना है रीइंफोर्समेंट देने के लिए और टाइम को फिक्स भी कर लिया है कि ये फिक्स टाइम है
इस फिक्स टाइम के बाद या इतने समय के बाद हमें रीइंफोर्समेंट सब्जेक्ट को दे देना है। वो इतने समय में चाहे रिस्पॉन्स किया हो या रिस्पॉन्स ना किया हो। जैसे अगर किसी ने डिसाइड कर लिया अपने एक्सपेरिमेंट में कि सब्जेक्ट को हर 5 मिनट के बाद हमें रीइंफोर्समेंट दे देना है, तो दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिक्स इंटरवल शेड्यूल, जिसमें टाइम हमारा फिक्स हो गया है कि आफ्टर एवरी 5 मिनट्स द सब्जेक्ट विल गेट द रीइंफोर्समेंट। अब उस टाइम ड्यूरेशन में उसने रिस्पॉन्स किया हो, सही किया हो या नहीं किया हो या गलत किया हो, हमें रीइंफोर्समेंट देना ही देना है। एग्जाम्पल है इसका, आई गेव Bart a butterfinger every 10 minutes after the moon someone, यानी कि आप एक फिक्स टाइम के बाद देते हैं। वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल। वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल वो होता है जिसमें कि हम टाइम को ही बेस मानते हैं। इसमें भी हम रिस्पॉन्स को बेस नहीं मानते, टाइम को बेस मानते हैं, लेकिन टाइम जो है हमारा फिक्स नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि ए शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट दैट रीइंफोर्सेस ए रिस्पॉन्स एट ए अनप्रिडिक्टेबल टाइम इंटरवल्स। मतलब कि हम इसमें टाइम को बेस मानते हैं लेकिन टाइम को फिक्स नहीं करते हैं। जैसे अभी था कि फिक्स इंटरवल शेड्यूल में कि एवरी 5 मिनट्स जो था हमने फिक्स कर लिया था कि आफ्टर एवरी 5 मिनट्स द सब्जेक्ट विल गेट द रीइंफोर्समेंट। इसमें भी हम टाइम को बेस मानते हैं बट हम उस टाइम को फिक्स नहीं करते हैं। कभी हम 5 मिनट के बाद उसको रीइंफोर्समेंट देते हैं, कभी आफ्टर 10 मिनट्स, कभी 2 मिनट पे ही दे देते हैं। तो इसमें टाइम को फिक्स हम नहीं करते हैं। टाइम जब वैरी करता रहता है, इसी वजह इसको हम वेरिएबल इंटरवल शेड्यूल कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिक्स रेशियो शेड्यूल की। फिक्स रेशियो शेड्यूल जो है उसमें जब हमने रेशियो शेड्यूल की बात की तो आपको बताया कि रेशियो शेड्यूल में होता है कि डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। जब हम रिस्पॉन्स को या सब्जेक्ट द्वारा की गई अनुक्रिया को बेस मान करके रीइंफोर्समेंट देते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड द रेशियो शेड्यूल। इसमें फिक्स रेशियो शेड्यूल होगा कि ए शेड्यूल दैट रीइंफोर्समेंट और रिस्पॉन्स ओनली आफ्टर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ रिस्पॉन्स। जब सब्जेक्ट ये स्पेसिफिक नंबर का रिस्पॉन्स कर लेगा या इतने रिस्पॉन्स कर लेगा, उसके बाद जब उसको रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड फिक्स रेशियो शेड्यूल। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं, सी गेट्स ए मैनीक्योर आफ्टर एवरी 5 पाउंड्स शी लूजेस। मतलब कि जब वो 5 पाउंड वेट लूज करेगी देन शी गेट द मैनीक्योर। यानी कि क्या हुआ कि उसमें फिक्स कर दिया गया कि 5 पाउंड्स वेट को लूज करना है उसे। या फिर एग्जाम्पल एक और देख सकते हैं, आई गिव कुकी मॉन्स्टर ए कुकी एवरी 5 टाइम्स ही सिंग्स सी फॉर कुकी। मॉन्स्टर को कुकी तब देना है कि जब वो 5 बार सी फॉर कुकी को सिंग कर लेगा, तभी उसे कुकी देनी है, रीइंफोर्समेंट देना है, चाहे वो इस सी फॉर कुकी को सिंग करने के लिए कितना भी समय ले। यानी कि जब हम एक फिक्स नंबर ऑफ रिस्पॉन्स के बाद ही रीइंफोर्समेंट देते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड फिक्स रेशियो शेड्यूल। जैसे कि हम 5 रिस्पॉन्स होने के बाद दे सकते हैं या फिर हम 10 रिस्पॉन्स होने के बाद दे सकते हैं, तो हम रिस्पॉन्स को उसमें फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट आता है वेरिएबल रेशियो शेड्यूल, जिसमें हम रीइंफोर्समेंट नंबर ऑफ रिस्पॉन्स को ही बेस बना के देते हैं, लेकिन नंबर ऑफ रिस्पॉन्स को हम फिक्स नहीं करते हैं। जैसा कि फिक्स रेशियो में होता है कि या तो हम 5 रिस्पॉन्स करने के बाद देंगे या हम 10 रिस्पॉन्स करने के बाद देंगे, लेकिन इसमें रीइंफोर्समेंट जो रिस्पॉन्स है उसको हम फिक्स नहीं करते हैं। कभी हम 2 रिस्पॉन्स करने पे दे देते हैं, कभी 5 रिस्पॉन्स के बाद अगर सब्जेक्ट को रीइंफोर्समेंट दिया गया, या कभी 10 रिस्पॉन्स के बाद रीइंफोर्समेंट दिया गया। तो इस तरीके से चेंज करते रहते हैं नंबर ऑफ रिस्पॉन्स और रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। ये भी एक चार्ट है रीइंफोर्समेंट शेड्यूल को समझने के लिए कि रेशियो में क्या होता है कि फिक्स और वेरिएबल। इंटरवल भी फिक्स और वेरिएबल 2 तरह के होते हैं। एवरी सो मैनी रीइंफोर्समेंट आफ्टर एवरी nth बिहेवियर सच एज बाई 10 कॉफ़ीज गेट 1 फ्री। जैसे 10 टॉफ़ी के बाद आप 1 टॉफ़ी फ्री, यानी कि 10 टॉफ़ी आपने खरीदी है तो 1 टॉफ़ी आपको फ्री मिल रही है, दैट इज़ फिक्स रेशियो शेड्यूल। वेरिएबल रेशियो
शेड्यूल क्या होता है? आफ्टर ए अनप्रिडिक्टेबल नंबर रीइंफोर्समेंट आफ्टर ए रैंडम नंबर ऑफ बिहेवियर एज वेन प्लेइंग स्लॉट मशीन और फ्लाई कास्टिंग। मतलब इसमें जो नंबर ऑफ हमारा जो रीइंफोर्समेंट तब दिया जाता है और इसमें अनप्रिडिक्टेबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज होते हैं तो हम रीइंफोर्समेंट देते रहते हैं। मतलब रेशियो जो हमारा है या रिस्पॉन्स के नंबर को हम फिक्स नहीं करते। सेम एट इज अप्लाई इन इंटरवल रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर आफ्टर ए फिक्स टाइम सच ए ट्यूसडे डिस्काउंट प्राइजेस। मतलब हम कहते हैं हर ट्यूसडे को हम डिस्काउंट रखेंगे या हर संडे को सारे शॉप्स बंद रहेंगे, दैट इज़ इंटरवल शेड्यूल। इस तरीके का कह सकते हैं। या फिर रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर आफ्टर ए रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम एज इन चेकिंग फॉर द फेसबुक रिस्पॉन्स। मतलब कि आप इसमें टाइम फिक्स नहीं होता है, वेरिएबल। हाउ डू वी एक्चुअली यूज़ द ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग को हम कैसे यूज़ करते हैं? डू वी वेट फॉर द सब्जेक्ट टू डिलीवर द डिजायर्ड बिहेवियर, समथिंग वी यूज़ द प्रोसेस कॉल्ड शेपिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग में दो कॉन्सेप्ट ऐसे आते हैं जिसको हम कहते हैं शेपिंग एंड चेनिंग। शेपिंग भी ऑपरेंट कंडीशनिंग का एक कॉन्सेप्ट है। उसमें क्या होता है कि डू वी वेट फॉर द सब्जेक्ट टू डिलीवर द डिजायर्ड बिहेवियर, समटाइम्स वी यूज़ ए प्रोसेस कॉल्ड शेपिंग। हम अगर सब्जेक्ट को डिज़ायर बिहेवियर करने तक वेट करते हैं तो हम एक ऑपरेंट कंडीशनिंग की प्रोसेस को यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं शेपिंग। शेपिंग में हम एक बिहेवियर से उसको डिज़ायरेबल बिहेवियर तक ले करके जाते हैं, या कह लीजिए कि सिंपल बिहेवियर से डिफ़िकल्ट बिहेवियर की तरफ ले करके जाते हैं। जब ऑर्गेनिज्म को वो शेपिंग की प्रोसेस में होता है। शेपिंग क्या होता है कि शेपिंग इज़ अ रीइंफोर्सिंग स्मॉल स्टेप्स ऑन द वे टू द डिज़ायर्ड बिहेवियर। अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को डिज़ायर्ड बिहेवियर या कोई चीज़ लर्न करा रहे हैं तो जब डिज़ायरेबल बिहेवियर वो करता है तो उसको हर स्टेप पे अगर हम उसको रीइंफोर्समेंट देते रहते हैं तो उससे उसका बिहेवियर शेप हो जाता है। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ शेपिंग, जिसमें कि हम अनडिज़ायरेबल बिहेवियर से डिज़ायरेबल बिहेवियर के तरफ जाने की प्रोसेस में हर एक स्टेप पे उसको हम रीइंफोर्समेंट देते हुए चले जाते हैं। इसी को हम शेपिंग की प्रोसेस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हम समझ सकते हैं कि टू ट्रेन ए डॉग टू गेट योर स्लीपर्स यू वुड हैव टू रीइंफोर्स हिम इन स्मॉल स्टेप्स। अगर आप अपने डॉग को सिखा रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं कि आपके स्लीपर वो आप तक ले करके आए, तो उसके लिए आप उसको हर स्मॉल स्टेप पे रीइंफोर्समेंट देंगे तभी वो सीखेगा। जैसे फर्स्ट टू फाइंड द स्लीपर्स, पहले स्लीपर को सर्च करना। जब उसने सर्च कर लिया आपने रीइंफोर्समेंट दिया। अगेन देन टू पुट देम इन हिज माउथ, जब उसने स्लीपर को अगेन जब मुंह में दबाया देन फिर उसने एक डिज़ायरेबल बिहेवियर किया तो फिर इसको हम रीइंफोर्समेंट दिए। देन टू ब्रिंग देम टू यू एंड सो ऑन, फिर वो स्लीपर आपके पास लेकर के आया, दैट इज ऑल्सो द डिज़ायरेबल बिहेवियर, तो वहाँ पे फिर उसे रीइंफोर्समेंट दिया गया। दिस इज़ द शेपिंग बिहेवियर, इसे हम बिहेवियर की शेपिंग कहते हैं। यानी कि जब हम डिज़ायरेबल बिहेवियर की तरफ जा रहे होते हैं हर स्टेप पे रीइंफोर्समेंट मिलता है, जब भी डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स होता है तो उसे हम शेपिंग ऑफ बिहेवियर कहते हैं। इसमें एक सिंपल बिहेवियर से एक कॉम्प्लिकेशन या कॉम्प्लेक्स बिहेवियर की तरफ डेवलपमेंट होता है। जैसा कि आप ऐसे एग्जांपल्स बहुत सारे सर्कस में देखे होंगे, जैसे कि शेर है जो फायर रिंग के अंदर से वो उसमें से छलांग लगाता है, दैट इज़ ऑल्सो थ्रू द प्रोसेस ऑफ शेपिंग। या एलिफेंट जो है वो चेयर के ऊपर चढ़ता है, दैट इज़ ऑल्सो थ्रू द प्रोसेस ऑफ शेपिंग। हर डिज़ायरेबल स्टेप पे उनको शेप करके इस तरीके का बिहेवियर सिखाया जाता है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। देन एक और कॉन्सेप्ट आता है ऑपरेंट कंडीशनिंग में, दैट इज कॉल्ड चेनिंग बिहेवियर। दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ शेपिंग जिसमें कि हम एक कॉम्प्लेक्स बिहेवियर की तरफ जाते हैं सिंपल बिहेवियर से। लेकिन शेपिंग में हम क्या करते हैं कि हर स्टेप पे जब भी वो डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स देता है सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने में, तो हर स्टेप पे हम उसको रीइंफोर्समेंट देते रहते हैं, उसके बिहेवियर को शेप करते रहते हैं। बट चेनिंग इज ऑल्सो दैट टाइप, लेकिन इसमें हम रीइंफोर्समेंट हर स्टेप पे नहीं देते हैं। जब सिंपल बिहेवियर से स्टार्ट करता है ऑर्गेनिज्म और कॉम्प्लेक्स तक जब पहुंच जाता है, यानी स्टार्ट टू एंड, तो एंड पर जाने के बाद उसको हम रीइंफोर्समेंट देते हैं।
तो इसे हम चेनिंग कहते हैं। वो बिहेवियर की एक चेन बनाता हुआ लास्ट पे चला जाता है और वहाँ पे जाके उसको रिइंफोर्समेंट मिलता है। सब्जेक्ट आर taught a number of responses successively in order to get a reward। जब वो सक्सेसिवली या क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप वो डिज़ायर रिस्पॉन्स सीखता चला जाता है, तो एट लास्ट में जब वो लास्ट वाली स्टेप सीख लेता है तब हम उसे रिवार्ड देते हैं। कुछ और टर्मिनोलॉजी इसमें भी यूज़ की जाती हैं, जैसा कि क्लासिकल कंडीशनिंग में यूज किया जाता है, जैसे कि एक्विजिशन, एक्सटेंशन, स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जनरलाइजेशन, डिस्क्रिमिनेशन। दिस इज ऑल्सो द प्रोसेस। एक कॉन्सेप्ट और आता है इसमें टोकन इकोनॉमी का। टोकन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है कि एवरी टाइम अ डिजायर्ड बिहेवियर इज परफॉर्म ए टोकन इज गिवन। जब भी डिज़ायर्ड बिहेवियर होता है या जैसा कि हम एक प्लानिंग किए होते हैं, एक्सपेक्टेशन होती है, उसमें जब एक डिज़ायर्ड बिहेवियर ऑर्गेनिज्म करता है या सब्जेक्ट जब वैसा व्यवहार करता है, तो उसको हर अच्छे व्यवहार के लिए या हर डिज़ायरेबल व्यवहार के लिए हम उसको रीइंफोर्समेंट के तौर पे एक टोकन दे देते हैं कि आपने एक अच्छा व्यवहार किया, इसके लिए आपको टोकन दिया गया। उस टोकन को वो बाद में एक्सचेंज करके वो अपने काम की या अपने मतलब की चीज़ों को परचेज कर सकता है या ले सकता है। इसी को हम टोकन इकोनॉमी कहते हैं। जैसे कहाँ करते हैं इसको यूज्ड इन होम्स, प्रिजन्स, मेंटल इंस्टीट्यूशंस एंड स्कूल्स। मान लीजिए कि प्रिजन है या जेल में है कोई या मेंटल इंस्टीट्यूशन में है, तो वहाँ डिज़ायरेबल बिहेवियर जब उनको सिखाया जाता है तो उस समय सब्जेक्ट उस डिज़ायरेबल बिहेवियर की तरफ जाने के लिए जब कोई एक सही व्यवहार करता है तो उस व्यवहार के तौर पे उसको रिवार्ड के रूप में एक टोकन दिया गया है। उस टोकन को वो कलेक्ट करता जाता है, जब भी डिज़ायरेबल बिहेवियर हुआ तब भी उसको मिला, तो वो फाइनली टोकन को कलेक्ट कर लेता है और उस सारे टोकन के बदले एक्सचेंज में उसको अपने काम की कोई चीज़ दे दी जाती है। दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ टोकन इकोनॉमी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें प्री मार्क प्रिंसिपल। प्री मार्क प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि रीइंफोर्समेंट को यूज़ करते हैं, या प्री मार्क प्रिंसिपल में ये कहते हैं कि जब किसी डिज़ायरेबल या मोस्ट प्रीफर्ड बिहेवियर को लीस्ट प्रीफर्ड बिहेवियर के साथ जोड़ देते हैं तो लीस्ट प्रीफर्ड बिहेवियर भी हमारा मोस्ट प्रीफर्ड हो जाता है। कह सकते हैं यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन द रीइंफोर्सर्स यूज्ड। इज द रीइंफोर्सर या प्री मार्क प्रिंसिपल इज द रीइंफोर्सर वांटेड और एट लीस्ट इज इट इज मोर प्रिफरेबल दैन द टारगेटेड बिहेवियर। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं प्री मार्क प्रिंसिपल से कि जब लेस डिज़ायरेबल बिहेवियर को मोस्ट डिज़ायरेबल बिहेवियर के साथ ऐड करते हैं तो फिर वो भी मोस्ट डिज़ायरेबल बिहेवियर की कैटेगरी में आ जाता है। जैसे कि अगर कोई बच्चा है, उसे पढ़ना कम पसंद है, उसे खेलना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उस कंडीशन में अगर उससे ये कहा जाता है कि अगर तुम इतना पढ़ाई कर लोगे देन तुमको इतने घंटे खेलने दिया जाएगा, तो वो उतने घंटे खेलने के लिए बच्चा उतने घंटे पढ़ाई करता है। तो धीरे धीरे दोनों बिहेवियर को जो हम एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो उसे पढ़ना भी डिज़ायरेबल हो जाता है, क्योंकि उसके जो मोस्ट डिज़ायरेबल बिहेवियर है प्लेइंग का उसके साथ लिंक कर दिया गया है या उसके साथ एसोसिएट कर दिया गया है। दैट इज़ कॉल्ड प्री मार्क प्रिंसिपल। नाउ दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट सेक्शन में हम और भी जो लर्निंग की थियरीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप इसे पढ़ते रहिए। ये आपके यूजीसी नेट